दोस्तों एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने गिरावट देखी है। अब लिस्टिंग तो बहुत ही दमदार हुई, लेकिन लिस्टिंग के बाद स्टॉक इस समय दबाव में आ गया है। आप देखें तो जो तेजी बनी है वो बन नहीं पा रही, अभी भी लिस्टिंग प्राइस से नीचे स्टॉक है। तो आगे की क्या संभावना बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया और साथ में टाटा कैपिटल दोनों ने बाजार में लिस्टिंग दी थी। अब ग्लोबल इंडेक्स के अंदर कब तक ये शामिल हो सकते हैं और इंडिया के दूसरे इंडेक्स में कब तक इनको जगह मिलेगी उसको समझने की कोशिश करेंगे। जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल के आ रही है वो क्या इशारा कर रही है, कंपनी फंडामेंटली कितनी मजबूत है और आने वाले समय क्या उम्मीद की जा सकती है। इसकी जो आप देख सकते हो कि मुख्य कंपनी है उसकी प्राइस तो काफ़ी ऊपर है, क्या आने वाले समय ये भी बेहतर करेगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के कारोबार की बात करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आज 1658 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे हमें 0.63% की गिरावट देखने को मिली। तो स्टॉक फिलहाल तो आप देखें दबाव में दिखाई दे रहा है। वैसे सुबह शुरुआत तो हल्की सी पॉजिटिव हुई थी, उसके बाद में 1698 का हाई भी बना, यानी लगभग 1700 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन उसके बाद में आगे बिकवाली आप देखें, यहाँ पे दबाव की स्थिति बनी जिसकी वजह से 16.5 के आसपास फिर से स्टॉक आगे था। तो इस समय दबाव में है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह इसका लॉक इन पीरियड। अभी आप देख सकते हो कि इसका लॉक इन पीरियड भी खुलने वाला है और उसी को लेकर लोगों में चिंता है कि जो बड़े एंकर इन्वेस्टर वो बिकवाली करेंगे तो शेयर नीचे आ जाएगा। इस वजह से लोग फिलहाल इसमें निवेश के बारे में सोचने से थोड़ा सा डर रहे और वो एक बार वेट कर रहे क्योंकि 30 दिन का लॉक इन पीरियड खुलना है। तो ये आप देख ही सकते हो कि 14 अक्टूबर को बाजार में जो लिस्टिंग 50% प्रीमियम में हुई थी, क्योंकि कंपनी ने 1140 में शेयर अलॉट किए गए थे और 1710 में इसकी लिस्टिंग हुई थी। तो बहुत ही दमदार रिटर्न मिला। उसके बाद में स्टॉक उस लेवल तक पहुंच नहीं पा रहा, दबाव में आ गया इस समय। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, देख सकते हो कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया और टाटा कैपिटल को ग्लोबल इंडेक्स में शामिल होने के लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ सकता है। तो ईयर 2025 के दो सबसे चर्चित आईपीओ थे एलजी इलेक्ट्रॉनिक इंडिया और टाटा कैपिटल, और दोनों ने ही शुरुआत बिल्कुल अलग अलग की। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की लिस्टिंग दमदार हुई और वही टाटा कैपिटल ने फ्लैट शुरुआत की और इसका मामला थोड़ा ठंडा रहा, जबकि सबसे बड़ा आईपीओ था। यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए कि दोनों ही कंपनियों के अंदर आप देखिए प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है अभी 85% के आसपास है। तो इससे जो पब्लिक फ्लोट है बहुत कम रह गया। यही वजह है कि इनकी ग्लोबल इंडेक्स में शुरुआती एंट्री भी मुश्किल मानी जा रही है, क्योंकि ये जो अभी भी प्रमोटर के पास बहुत बड़ी हिस्सेदारी है 85% की। तो मार्केट एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि जो फ्री फ्लोट है जो सीमित रहने की वजह से ग्लोबल बेंचमार्क इंडेक्स में जो उसकी योग्यता उसको सीमित कर देता है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक इंडिया के लिए अनुमान है कि लिस्टिंग के समय इसका फ्री फ्लोट करीब 10% रहेगा, जो महीने भर में 13% जा सकता है और 3 महीने बाद 15% रह सकता है जब एंकर इन्वेस्टर अपनी होल्डिंग रिलीज करेंगे। तो अब आप देखिए कि कैपिटल की बात, टाटा कैपिटल का फ्री फ्लोट देख रहे आईपीओ के वक्त 3.91% था। एंकर निवेशकों का लॉक इन पीरियड खुलने के बाद आप देख सकते हो 30 दिन के बाद 11.2% हो सकता है और प्री आईपीओ निवेशकों का 12.1% हो सकता है। तो अभी देख सकते हैं कि उस स्तर में पहुंचने में अभी समय लगेगा। तो जो मार्केट के जानकार उनका कहना है कि फ्री फ्लोट जब तक 15% के ऊपर नहीं पहुंचता तो अभी भी तक उस हिसाब से जो यह उस इंडेक्स की पात्रता में नहीं शामिल हो पाएगा, यानी 15% से ऊपर जाना जरूरी है। तो तब तक ये दोनों कंपनियां साइडलाइन ही रहेगी, यानी उसमें आप देख सकते हो कि जब तक इंडेक्स में इनकी एंट्री नहीं होगी तो बड़ी अप डाउन देखने को नहीं मिलेगी। यानी आप देखिए जो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ेगा। तो नियमित रीबैलेंसिंग जून 2026 से शुरू होने की उम्मीद है, जिसे इन दोनों कंपनियों को शामिल किया जा सकता है। आने वाले जून 2026 में ये शामिल हो सकते हैं, अभी समय है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा। तो हालांकि एनालिस्ट का मानना है कि सीमित फ्री फ्लोट की वजह से पैसिव इनफ्लो यानी इंडेक्स आधारित जो निवेश है वो सीमित रहेगा। जब तक प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी नहीं घटाते शेयरों में तेजी नहीं आएगी। यानी अभी जब तक प्रमोटर की स्थिति अपनी कम न करे, उनकी जो होल्डिंग है 85% से 75% के आसपास नहीं लाए, तो जो बड़े निवेशक है जो ग्लोबल इंडेक्स को ट्रैक करके निवेश करते हैं उनका निवेश नहीं आएगा, यानी इसमें बड़ी तेजी की संभावना फिलहाल नहीं दिखाई देगी। तो ये आप देख ही सकते हो कि फिलहाल जो
एलजी इलेक्ट्रॉनिक इंडिया और टाटा कैपिटल का सेंसेक्स और निफ्टी में शामिल होना अभी फिलहाल उम्मीद के परे है, यानी इस समय तो नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए डेरिवेटिव सेगमेंट लिस्टिंग में जरूरी होती है। हालांकि ये निफ्टी नेक्स्ट 50 या निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स जैसे इंडेक्स के अंदर जगह बना सकती है। इनमें पैसिव बाइंग की जो मात्रा है वो भी सीमित रहेगी, उतना निवेश नहीं आएगा जब तक बड़े इंडेक्स में एंट्री न हो जाती। तो ये देख सकते हो कि एनालिस्ट के अनुसार जो देखो कि यहाँ पे एमएफआई इंडेक्स के अंदर अगर देखो तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक इंडिया है उसको मिड कैप में और टाटा कैपिटल को लार्ज कैप कैटेगरी में रखा जा सकता है, जिससे आप देखिए एक्टिव फंड मैनेजर्स की रुचि बढ़ सकती है। तो ये देखो कि एनालिस्ट ब्रायन फ्रेंडास ने कहा कि जब यह देखो कि रिक्लासिफिकेशन लागू होगा तब इनमें एक्टिव निवेशक धीरे धीरे बढ़ने की संभावना है, यानी उसके लिए अभी इंतजार करना होगा नए निवेशकों के आने के लिए। वैसे एक अच्छी जो खबर ये है कि लिस्टिंग के बाद ब्रोकरेज हाउस की दिलचस्पी बढ़ गई एलजी इलेक्ट्रॉनिक इंडिया के अंदर। प्रभुदास लीलाधर, आईसीआईसी सिक्योरिटीज, नोमुरा, एके एंटिक ब्रोकिंग, एशियन मार्केट सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल, एंटिक, एम्बिट कैपिटल और ये देखो कि इक्विरस सिक्योरिटी जैसे 10 प्रमुख जो ब्रोकरेज हाउस है इन्होंने इसका कवरेज शुरू कर दिया है। तो टाटा कैपिटल में अभी सिर्फ 2 ब्रोकरेज हाउस ही अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे निवेशकों ने ब्रोकर देखो कि इसमें कवरेज शुरू किया, तो इसका मतलब ये है कि उनकी रुचि बढ़ी है। ऐसे में निवेश आने की भी संभावना बनेगी एलजी इलेक्ट्रॉनिक इंडिया में। वेल से देखे तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक इंडिया ने कमाल तो किया है, अपनी जो मुख्य कंपनी है कोरियन कंपनी उससे वो आगे निकल गया मार्केट कैप के लिहाज से। इस समय मार्केट कैप देखे तो 1,14,223 करोड़ के आसपास, यानी करीब 12.8 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है, जबकि कोरियन जो इनकी पेरेंट कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स उसका 82,686 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी 9.3 बिलियन डॉलर का निवेश है। तो मार्केट कैप के लिहाज से कंपनी आप देख सकते हो कि इस समय अपनी पेरेंट कंपनी से 37% ज़्यादा वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। अब यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो इसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए प्रॉफिट मार्जिन 13.87% के आसपास है, जो काफ़ी अच्छा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका 9.04% का है, जबकि इसका आरओई 45.23% है, आरओ इसका 32.81% है और आरओसी इसका 53.96% है, जो काफ़ी अच्छा है। अब कंपनी के पिछले 3 सालों का प्रॉफिट रिवेन्यू का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो काफ़ी बेहतर है। आप देखिए रिवेन्यू की बात करें तो मार्च 2023 में 20,108 करोड़ के आसपास था टोटल इनका रिवेन्यू, जो मार्च 2024 में बढ़ के 21,557 करोड़ तक पहुंच गया और मार्च 2025 में ये 24,630 करोड़ तक पहुंच गया, यानी लगातार आप देख सकते हो कि बढ़ रहा है, हर साल रिवेन्यू बढ़ रहा है। बात करें इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो 1,820 करोड़ के आसपास था मार्च 2023 में। मार्च 2024 में आप देखें तो ये बढ़ते हुए 2,037 करोड़ तक पहुंच गया और आप देख सकते हो कि मार्च 2025 में ये 29,663 करोड़ तक पहुंच गया, यानी यहाँ पर भी आप देखें तो लगातार वृद्धि हो रही है, बढ़ते जा रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट हर साल। अब बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो मार्च 2023 में 1,344 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो मार्च 2024 में बढ़ के 1,511 करोड़ तक पहुंच गया और मार्च 25 में ये 2,203 करोड़ तक पहुंच गया, यानी लगातार आप देखें तो ये प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। कंपनी का रिवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट सब में वृद्धि हो रही है। ये एक तरह से देख कंपनी की जो सेहत है उसको ये दिखा रहा है हमारे सामने कि लगातार यहाँ पे। अब सवाल ये आता है क्या इस समय इस 50% की प्रीमियम लिस्टिंग के बाद ये महंगा हो गया है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखिए एलजी इलेक्ट्रॉनिक इंडिया का जो पी रेशियो 51.24 का है, जबकि क्रॉम्पटन ग्रेव्स का 35.30 का पी रेशियो है, लेकिन यहाँ पे वर्लपूल ऑफ इंडिया का देखें तो 56.47 का पी रेशियो है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास का 166 का पी रेशियो है, यूरोका फोर्ब्स का 63 का पी रेशियो है, जबकि टीटी के प्रेस्टीज का 58 का पी रेशियो। तो ऐसे में देखें तो इससे नीचे अगर पी रेशियो मामले सिर्फ क्रॉम्पटन एंड ग्रेव्स है, तो आप देखिए तो इस हिसाब से ये स्टॉक बेहतर है और फेयर वैल्यू भी आने वाले समय ये शानदार कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।